शांति शांति, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अरे तुम मेरी ही पत्नी हो। याद तो करो कुछ। अरे नहीं, आपको तो मैं जानती ही नहीं। आप मेरे पति कैसे हो सकते हैं? आप मुझसे झूठ मत बोलिए। अरे शांति, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, याद तो करो तुम। आखिर ऐसा क्यों था? ये कहानी है बिरजू और शांति की। बिरजू और शांति दोनों पति पत्नी थे। बिरजू छोटे मोटे काम करके अपना घर का गुजारा किया करता था। एक दिन बिरजू ने शांति से कहा, अच्छा शांति सुनो, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, ठीक है? तो तुम मेरा इंतजार मत करना, दोपहर के खाने के लिए खा लेना। अरे हाँ हाँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगी? आपको तो पता ही है ना कि दोपहर का खाना और रात का खाना हम साथ में ही खाते हैं। तो आप जाइए, कोई नहीं, आप जब भी आएंगे हम सभी साथ में खाना खाएंगे। अरे पर मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है ना शांति, तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। तुम्हें पता है ना मेरे काम का कोई भरोसा नहीं है, कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा। तब तक तुम भूखी थोड़ी ना रहोगी, खा लेना ना आप। इतना कहकर बिरजू अपने घर से चला जाता है और शांति अपने घर के कामों में लग जाती है। वो दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन अगले ही दिन बिरजू के भैया और भाभी घर पे आ जाते हैं। ये देख के बिरजू काफ़ी खुश हो जाता है और खुश होते हुए उनसे बोलता है, अरे भैया भाभी आप, बहुत अच्छा आप आए, मुझे आज बहुत खुशी हुई। पता है आज तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाने भी वाला था खुद से ही। बिरजू के भैया का नाम था मनोज, जो एक किसान थे, और उनकी बीवी का नाम था शीतल, जो एक चालाक औरत थी, जो सिर्फ अपना ही फायदा जानती थी। देवर जी, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुश हो गए हमारे आने से, परंतु ये मत सोचिएगा कि हम एक दो दिन के लिए ही आए हैं। हम आए हैं तो रह कर ही जाएंगे। तभी बिरजू मनोज भाई से बोला, भैया भाभी भी ना पता नहीं क्यों हमसे इतना नाराज रहती हैं। जब भी देखो तब ऐसा ही बोलती हैं, परंतु कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो हमें अपना ही देंगी। दरअसल बिरजू जो है वो मनोज का सगा भाई नहीं है, वो तो मुंह बोला भाई है। जो उनके माता पिता ने, मनोज के माता पिता ने बिरजू को गोद लिया था। तब से बिरजू और मनोज एक साथ ही रहते थे, परंतु एक्सीडेंट की वजह से उनके माता पिता का देहांत हो गया। ऐसे समय बीतता गया, वह लोग वहाँ पे रहने लगे। बिरजू रोज अपने काम पे चला जाता और उसकी पत्नी शांति अपने घर के काम में लग जाती और जो भी कमी होती वह उसे पूरा कर देती। एक दिन शांति से शीतल बोली कि तुम कुछ नया क्यों नहीं बनाती? तब शांति ने उन्हें जवाब दिया, भाभी जी आप बताइए, आपको क्या नया खाना है? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें बनानी आती हैं, पर थोड़ा सा घर नहीं है ना, सामान नहीं हो पाता, इसलिए मैं कुछ नया नहीं बना पाती। शीतल की हर एक बात में टोन ही आता था। शीतल चाह कर भी बिरजू और शांति को अपनाना नहीं चाहते थे। वह तो चाहती थी सिर्फ पैसा, और वो उसी मकसद से भी उस घर में आई थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, शीतल ने अपने पति मनोज से कुछ बोलते हुए बोला, क्या जी, जब देखो तब खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं। कुछ सोचा भी है तुमने कि नहीं, यहीं बसने का इरादा है? अरे अपना घर करो, अपना नाम होगा तो ही कुछ काम होगा। मनोज एक लालची व्यक्ति तो नहीं था, परंतु वह अपनी पत्नी की सारी बातों में हामी मिलाया करता था, क्योंकि वह जानता है कि वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाता और उसकी पत्नी की इच्छाएं काफ़ी दीर्घ थी, जिसकी सीमाएं कोई थी ही नहीं। तो उसे ना चाहते हुए भी अपने भाई को धोखा देना ही पड़ता है। अरे आप चिंता ना कीजिए, देखते जाइए मैं कैसे क्या करती हूँ। अब तो मैं इस घर को हंसिया के ही रहूँगी। अगले दिन शीतल गांव के मिट्ठू लाल जी से मिलती है। मिट्ठू लाल जी का काम है गांव में रहने वाले लोगों को काम ही देना। मिट्ठू लाल जी शीतल से बोलते हैं, अरे शीतल, हमारा यहाँ पे आना कैसा हुआ? मनोज को तो काम दे दिया था मैंने, उसने काम भी अच्छा किया था, परंतु दोबारा आया नहीं वो। तब शीतल मिट्ठू लाल जी को अपनी रणनीति समझाते हुए बड़ी ही सरलता से बोली, अरे नहीं नहीं, काम तो बहुत अच्छा था,
आमदनी भी काफ़ी अच्छी हुई थी उस समय। परंतु आप तो जानते ही हैं ना, इतने खर्चे हो गए हैं कि पैसे से गुजारा कहाँ होता है। मैं आपके ना एक रणनीति लेके आई हूँ। अगर आप मेरा इसमें साथ देंगे तो कुछ धन हम आपको भी दे देंगे। बताइए। शीतल अपना प्लान समझाते हुए मिट्ठूलाल जी को सारी बातें समझा देती है कि उन्हें बिरजू से क्या कहना है, उसे क्या काम देना है और गांव में क्या कहना है, ताकि उसके रणनीति में कोई दूसरा या कोई तीसरा व्यक्ति पास न लड़ाए। मिट्ठूलाल जी भी बड़े ही सरलता से राजी हो जाते हैं और वह उनसे बोलते हैं, मिट्ठूलाल का काम तो है फायदा देखना। अगर इसमें फायदा है तो मैं काम क्यों नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। उसी रात शीतल और मनोज कमरे में होते हैं और शीतल मनोज को सारी बातें बता देती है। तब मनोज शीतल से बोला, अरे ये सब सही कर भी रही हो तुम कि नहीं? तुम तो रहने ही दो, सही कर रही हो कि गलत। तुमने कभी चालाकी दिखाई है? चालाकी दिखाई होती ना तो बड़े आराम से रहते। अब तुम ही देख लो, बिरजू के पास अपना घर है, तुम्हारे पास क्या है? किराए का घर, जिसमें ना किराया दे सकते ना खा सकते। अगले दिन मनोज और शीतल शांति को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब शांति उनसे पूछती है कि वे उन्हें घर से क्यों निकाल रहे हैं, तब वह शांति को बड़ा ही अटपटा सा सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे भैया भाभी, आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? आखिर ये तो घर मेरा है ना। और आप और बिरजू जी कहाँ हैं? तू तो नाम ही मत ले उसका। तुझे पता नहीं है क्या, ये घर हमारे नाम पे था। वो तो शायद बिरजू ने तुझे बताया नहीं होगा ताकि तेरा दिल ना दुखे। अब तू यहाँ से निकल, अब ये घर हमारा है और हम नहीं चाहते तू यहाँ पर रहे। पर ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? ये घर तो हमारा ही था और आप लोग तो बहुत सालों बाद आए हैं, तो आपके नाम पे घर कैसे हो सकता है? वह लोग शांति की एक भी बात ना मानते हो अपनी ही करते हैं और शांति को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो सुबह शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और भयानक थी। उसे ना बिरजू का पता था और ना ही अपने घर का कि वो घर उसका था भी कि नहीं। अब बिरजू के लिए उन्होंने ये भी बताया था शांति को कि बिरजू शांति से प्यार नहीं करता और बिरजू शांति को छोड़कर कहीं दूर चला गया है हमारे नाम पे घर करके। शांति दोनों ही ओर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशान होते हुए एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है और खुद को कोसते हुए बोलती है, हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं भैया भाभी ने जो कहा वो सही है कि नहीं। बिरजू जी मुझे बिना बताए से चले गए, पर ये तो शायद गलत है ना। परंतु अगर सच में अगर वो बिरजू सही होते तो मुझे बता के तो नहीं जाते। अगले दिन बिरजू जब घर पे आता है तब बिरजू को भी सेम कहानी सुना दी जाती है कि शांति तुमसे प्यार नहीं करती और शांति हमारे नाम पे घर लिख के चली गई है। तुमने लिखा था कि शांति और तुम्हारा दोनों का घर है, तो अब तुम भी इस घर में नहीं रह सकते हो। चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ। अरे मैं क्यों तुझसे झूठ बोलूंगा? भाई तेरी बीवी थी, मुझे क्या करना था उससे? उसने तो मुझसे सुबह उठते ही कहा कि भैया भाभी मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और मुझे नहीं रहना बिरजू के साथ। वो कमाता तो कुछ है नहीं। और फिर उसने तुम्हारी जो जमीन थी वो हमारे नाम लिख दी और चली गई वो। बिरजू को अपने भैया मनोज और भाभी शीतल की बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं था। वह जानते थे कि शीतल और भैया कैसे हैं, परंतु उसने जब जायदाद के कागज देखे तो उसमें नकली ही सही शीतल के शांति के साइन थे। भाई देखो भाई, मैं तो झूठ नहीं बोल रही देवर जी। बाकी अगर आपको कभी शांति मिले तो उससे पूछना जरूर। अब ना बिरजू के पास अपना घर था और ना ही शांति के पास अपना घर था। दोनों ही बेघर हो गए थे, परंतु दोनों ही एक दूसरे से काफी गुस्सा थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। परंतु दोनों के मन में ये बात तो थी कि मैं जानता हूँ शांति ऐसा नहीं कर सकती। पक्का भैया और भाभी ने उससे कुछ बोला होगा, इसकी वजह से वो गुस्सा होकर चली गई। या क्या पता उसे घर से निकाल ही दिया और जैसे मुझे निकाला। पता नहीं क्यों मैंने भैया और भाभी को भरोसा कर लिया। अब मैं शांति को कहाँ ढूंढूं?
शांति एक नदी के किनारे बैठी होती है कि तभी एक पंडित राम किशन जी आते हैं और उससे पूछते हुए बोलते हैं कि तुम बेटी यहाँ पे क्यों बैठी हो, क्या बात है, तुम बड़ी चिंतित लग रही हो। तब वह उनसे बोली, क्या बताऊं मैं पंडित जी, मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरे तो माता पिता भी अब जिंदा नहीं है, नहीं तो मैं उनके घर ही चली जाती। अरे बेटी, ऐसा नहीं कहते, इसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ होगा भगवान उसकी सजा उन लोगों को जरूर देगा। परंतु तुम अगर बुरा ना मानो तो मेरी पास ही में एक वो है, घर है, तुम चाहो तो वहाँ पे रह सकती हो, और जब तुम्हें परिवार वहाँ मिल जाए तुम चली जाना। पंडित जी की बातें शांति को काफी शांति देती हैं और शांति भी ये बात को मान लेती है कि हाँ, मैं पंडित जी के घर पे जाके कुछ दिन के लिए रह लेती हूँ और फिर जैसे ही मेरा अपना कुछ हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि मैं उन पर बोझ ना बनूं। और वह फिर पंडित जी से बोलते हुए बोली, धन्यवाद पंडित जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर बेटी घर में ना कुछ ज़्यादा खाने को नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं भिक्षा मांग के। अब शांति की जिंदगी पहले जैसी नहीं थी, परंतु उसको एक सुकून था कि हाँ, उसको एक घर मिल गया, एक पिता समान व्यक्ति मिल गया जो उसका ख्याल बेटे की तरह ही रखते थे। शांति ने भी अपनी जिंदगी को अपना लिया था और वो भी भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है घर से। लेकिन उसी दिन पंडित जी उनसे बोले, बेटी, तुम क्यों भिक्षा मांगने की कह रही हो? मैं हूँ तो, मैं मांगूंगा ना। शांति एक स्वाभिमानी लड़की थी तो वह नहीं चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी वजह से परेशान हो। वहीं दूसरी ओर बिरजू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी एक बड़े से सेठ के यहाँ नौकरी करने लगता है और उनके बागानों से, उनके फलों की खेतों से, सब्जियों के खेतों से सब्जियां तोड़कर इधर उधर व्यापार करना लगता है ताकि उसके भी हाथ में कुछ पैसे आए। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आप ने ही मुझे काम दिया है, अन्यथा गांव में तो कोई व्यक्ति मुझे काम देना ही नहीं चाहता था। बिरजू को भी एक जगह काम मिल चुका था और वो भी वहीं उसी के घर पर रहा करता था, क्योंकि उसके पास भी कोई रहने की जगह नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन बिरजू अपने सेठ से बोला, मालिक, वो मैंने आपसे बोला था कि मेरी पत्नी के बारे में भी आप कुछ पता लगा सके तो, क्योंकि आपके तो जान पहचान है ना अलग अलग गांव में। तो अब शांति भी पंडित जी के साथ अलग अलग जगह जाके भिक्षा मांगा करती थी ताकि उन दोनों का ही गुजारा बड़ी ही सरलता पूर्वक हो जाए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नमस्ते, अगर आपके घर में कोई भोजन, कोई कपड़ा हो तो कृपया करके हमें दे दीजिए। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा नामी हैं, जानता हूँ मैं आप लोग कितने सत्यवादी लोग हैं, क्यों नहीं दूंगा। मेरे पास जो भी है अभी मैं आपको दूंगा, जरूर दूंगा। अब धीरे धीरे करके 4 से 5 महीने हो चुके थे भिक्षा मांगते मांगते। अब शांति भी बहुत ही ज्यादा घुल मिल गई थी पंडित जी के साथ और उनकी बेटी बनके वे उनके साथ रहा करते थे। पंडित जी के गांव का हर एक व्यक्ति पंडित जी और उनकी बेटी को जानता था, लेकिन वे लोग ये भी जानते थे कि पंडित जी की बेटी नहीं है, वो एक मुंह बोली बेटी है। वहीं दूसरी ओर जो बिरजू था वो भी अपने मालिक का एक तरह से खास व्यक्ति बन चुका था, क्योंकि उसने भी सारे काम समय अनुसार कर दिए थे। तो ये अच्छा है, सारा काम हो गया। तो ऐसा करता हूँ, ये सब्जियाँ तोड़ लेता हूँ और टोकरी में भर देता हूँ। सुनील जी को भी देना है, नहीं दे पाया ना तो मालिक गुस्सा करेंगे, वही तो है मेरे लिए भी। फिर धीरे धीरे करके सुनील जी को वह जाके दे देता है। बिरजू भी अपने काम में माहिर हो गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस घर में बिरजू रहा करता था उसी घर में शांति और पंडित जी भिक्षा मांगने आते हैं। कोई है क्या? मैं शांति, और ये है पंडित जी। आपके घर में कोई भोजन हो तो कृपया करके मुझे दे दीजिए।
हाँ बेटा, हम लोग पंडित हैं और अभी हमारा जो गुजारा बसर है वो भिक्षा मांग के ही हो रहा है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ हो खाने के लिए तो कृपया करके हमें दे दी। लेकिन बिरजू शांति को देख के चौंक जाता है, परंतु वह ये समझ नहीं पाता कि शांति उसे पहचानना क्यों नहीं जानती, वह क्यों उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। तभी बिरजू शांति से बोला, अरे शांति, तुम याद करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति बिरजू। तुम क्यों भूल रही हो मुझे? मैं नहीं जानती आपको, आपकी क्यों गलत फहमी है। मैं और आपकी पत्नी, हमारे इतने भाग्य अच्छे नहीं हैं जो मैं आपकी पत्नी बनूं। आप मेरा समय व्यर्थ ना करें। आपके पास भिक्षा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन बिरजू नहीं मानता और वह शांति के आसपास रहता है ताकि वह शांति से पूछ सके कि क्या हुआ था जो वह उससे इतनी गुस्सा है। शांति उसे एक बार मिल भी जाती है और वह उसे सब कुछ सत्य सत्य बता देती है कि क्या बात है। आप तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना अपने लिए, तो अब क्यों आए हैं और ये पत्नी पति पत्नी पति क्यों कर रहे हैं? जब तब आपको ये याद नहीं रहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो अब क्यों आपको ये याद आ रहा है कि मैं आपकी पत्नी हूँ? ये बात बिरजू समझ चुका था कि उसके भैया भाभी ने ही सब कुछ किया। तब वह शांति से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो शांति, मैं सच में नहीं जानता था कि भैया भाभी ने तुमसे क्या कहा है। बल्कि जो तुम मुझे बता रही वही तो भैया भाभी ने मुझसे भी तुम्हारे बारे में कहा था, परंतु मैं जानता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्यों? फिर शांति गुस्से में रहती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि भैया भाभी की वजह से ही वह अपने पति से और उसका पति उससे दूर हो गए थे। फिर पंडित जी उन्हीं घर में उसी के घर पे आ जाते हैं जहाँ पे बिरजू रहता है, और फिर बिरजू और शांति को समझाते हुए बोलते हैं, अभी किसी तीसरे की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए, ना तोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची अपने भैया भाभी की वजह से, परंतु तुम्हारा हक है उनसे जवाब मांगना और साथ रहना। गुस्सा होने से कोई भी सवाल का जवाब नहीं निकलेगा, तुम्हें खुद के लिए जवाब निकालना पड़ेगा। भगवान की कृपा थी तभी तो तुम दोनों मिल पाए, अन्यथा तुम तो एक दूसरे से गुस्सा ही रहते हमेशा। ठीक है बाबूजी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं बिरजू जी को माफ़ कर देती हूँ, परंतु हाँ, अगर कभी दोबारा ऐसा हुआ तो मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कोई नहीं देखो, अब तुम भी अपने भैया भाभी से जाके जवाब मांगो, क्योंकि तुम्हारे भैया भाभी को तुम जानते हो, शांति नहीं जानती थी ना दादा, तो उसे जो लगा वही उसने किया। फिर शांति और बिरजू साथ में रहने लगते हैं और भैया भाभी से जाके जवाब भी मांगते हैं। भैया भाभी माफी मांगते हैं, उनके घर से चले जाते हैं।